गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। 24 तारीख है ना दोस्तों, 24 अप्रैल का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि टॉप लेवल का बिल्कुल करंट अफेयर्स आता है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो वही क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, 10 का 10 है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ देखना, इसको ना भूलें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों, आप जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ज़रूर कर लिया होगा। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है हम लोग का पहला जो प्रश्न पूछता है क्वेश्चन कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, याद रखिएगा क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो याद रखिएगा हमेशा, वो 23 अप्रैल है ना दोस्तों। 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, याद रखिएगा 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इसकी हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, तो यूनेस्को द्वारा है ना 1995 में शुरू किया गया था। यह दिन उन दुनिया भर में पुस्तकों, लेखकों और प्रकाशकों और पुस्तकालय जितना भी होता है दोस्तों, सबको योगदान के लिए चिन्हित करता है। तो मलेशिया कुआलालंपुर को 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। प्रसिद्ध लेखक जो मिगुएल डे थे सर्वेंटेस, इनका नाम है पूरा मिगुएल डे सर्वेंटेस, को इनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। तो इन्हीं के कह सकते हैं कि सबसे पहले दिन का जो जश्न मनाया जाता है, इन्हीं के मतलब मुख्य रूप से आप कह सकते हैं विसेंट क्लेव के दिमाग में ये आइडिया आया था कि विसेंट क्लेव एंड्रेंस इनका नाम था, कि इनके श्रद्धांजलि के रूप में इस दिन मनाया जाए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में। तो यही इनकी डिटेल्स है। तो मेरे दोस्तों ज़रूर आपको समझ आएगा। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है आप यही याद रखिएगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल। हमने आपको डिटेल्स भी दे दिया। तो मेरे दोस्तों पहला प्रश्न हो गया होगा, हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है हम लोग का, वो कहता है कि अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। अप्रैल 2020 में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो है 142, है ना। इसका मतलब यानी भारत की जो रैंक है वो 142 है। जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितना है, तो 142वां नंबर पे भारत है ना। अगर हम इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो हर साल मतलब कह सकते हैं कि हर साल ये रिपोर्ट जारी किया जाता है विदाउट बॉर्डर से विश्लेषण में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता के लिए। तो हर साल ये जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को, है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें भारत, तो आपको मालूम है भारत 142वें स्थान पे है। नॉर्वे जो है, नॉर्वे पहले स्थान पे हमेशा बना है, तो पहले स्थान पे नॉर्वे है। चीन जो है दोस्तों, चीन तो 177वें स्थान पे है, उत्तर कोरिया से महज 3 स्थान दूर। और 180वें स्थान पर है, अब तो मालूम ही होगा। पाकिस्तान 3 स्थान गिरकर 145 पे हो गया। बांग्लादेश भी 1 स्थान गिरा है, तो 151 पे चला गया है ना। तो याद रखिएगा, कई देश के बारे में आपको बता दिए। तो याद रखिएगा भारत जो है 142वें स्थान पे है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ और तो है नहीं बताने का, तो चलिए तीसरे को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न कहता है अप्रैल 2020 में किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह नूर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, है ना, लॉन्च किया है। तो नूर, याद रखिएगा नाम है नूर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो ईरान होगा, है ना दोस्तों। इतनी भारी महामारी में भी उसको लग रहा है कि हम अपना ये करें, उपग्रह लॉन्च करें सैन्य सुरक्षा के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ईरान ही है जो दोस्तों नूर है, उपग्रह का नाम है नूर, जो अपनी कक्षा अपने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यहाँ महामारी से बुरी तरह से परेशान है लोग, और ये उपग्रह लॉन्च कर रहा है। खैर देखिए दोस्तों, अगर इनकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि नूर पृथ्वी की सतह के 425 किलोमीटर ऊपर जो है, यानी ऊपर परिक्रमा कर रहा था।
तो नूर को लॉन्च करने के लिए इसने क्यूस्ट या मैसेंजर वाहक का उपयोग किया था। तो 3 चरण का क्यूस्ट उपग्रह लॉन्चर ठोस और तरल ईंधन के संयोजन का उपयोग करता है ना? तो याद रखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, बस इतना ही है बताने का, जितना हो सकता है बता दिए। तो याद रखिएगा आंसर ईरान है, ईरान ही है जो नूर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए हम लोग चौथे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो चौथा प्रश्न आ जाता है, चौथा प्रश्न कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम, है ना, सुजलाम सुजलाम सुफलाम आपको मालूम ही होगा, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम जो है ना, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दे दी है, यानी कि कह दिया है कि इसको संचय किया जाए, है ना, तो इसके लिए तैयार हो गया। तो याद रखिए कौन सा राज्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो गुजरात, है ना, गुजरात है दोस्तों, गुजरात ही है जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दे दी है। तीसरे संस्करण याद रखिएगा, तो पहले से ही शुरू हो चुका है लेकिन ये तीसरा संस्करण है, तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मानसून से पहले जो है राज्य में जल निकाय को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं एक संरक्षण योजना है। यह योजना जो 10 जून से 10 जून 2020 से शुरू होगा। बाद में गाद उद को हटाते हुए, यानी गंदगी को जो हटाते हुए ऊपर जो जम जाता है दोस्तों, इन सब चीज़ों को हटाते हुए झीलों, चेक डैम और नदियों का गहरीकरण होगा। और यह लोगों की भागीदारी के साथ साथ मनरेगा के तहत किया जाएगा। मनरेगा वाले मजदूर के बारे में मालूम है, उनसे ही करवाया जाएगा। तो बस यही इनकी डिटेल्स है, याद रखिएगा। तो हरी झंडी दे दिया गया है, तो कहाँ के, तो गुजरात के। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये भी हो गया होगा आपको। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अप्रैल 2020 में सैन्य या खुफिया इतिहास पर एक उत्कृष्ट पुस्तक के लिए विलियम ई कोलवी पुरस्कार किसने जीता है? हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विलियम ई कोलवी पुरस्कार जो है वो सैन्य या खुफिया इतिहास के लिए दिया जाता है। आपको क्वेश्चन में ये एक आंसर छिपा हुआ है, तो याद रखिएगा विलियम ई कोलवी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खुफिया इतिहास पर, खुफिया इतिहास, कोई भी चीज़ खुफिया कह सकते हैं, तो खुफिया के लिए, खुफिया जानकारी के लिए पुस्तक जो लिखा जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कोलवी पुरस्कार किसने जीता है। तो याद रखिएगा एडम हिगिनबोटम ने, है ना, एडम हिगिनबोटम ने जीता है, एडम हिगिनबोटम ने, इसने जीता है विलियम ई कोलवी पुरस्कार। तो जो है दोस्तों एडम हिगिनबोटम, इसके और भी किताबें हैं, तो कह सकते हैं कि इनका एक और किताब है, एक नहीं दो है दोस्तों, मिडनाइट इन चेरनोबिल है पहला, दूसरा है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, उस पर भी एक किताब लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें $5000 का पुरस्कार भी मिला है। तो कह सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें एडम हिगिनबोटम पुरस्कार मिला है ना दोस्तों, सॉरी, कोलवी पुरस्कार मिला है एडम हिगिनबोटम को। देखिए दोस्तों, अगर हम कोलवी पुरस्कार की बात करें तो कोलवी पुरस्कार को 1919 में शुरू किया गया था। तो 1919 में शुरू किया गया था। इसके पिछले कह सकते हैं कि जो विजेता थे उनका नाम था मेडर, और उनका जो किताब था डेक्स्टर था, फिनिक्स द फॉरएवर वार था, इनके ऊपर उनको भी मिला है। डेक्स्टर फिक्सिंग है, डेक्स्टर फिक्सिंग। तो कह सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए कोलवी पुरस्कार मिलता है, खुफिया चीज़ के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा है एडम हिगिनबोटम। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन इजराइल का पूरी तरह से पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? कौन है जो पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा पूरी तरह से इजराइल के लिए? तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। इसका जो उत्तर होगा वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्हीं के द्वारा इजराइल में एक बैंक बनाया जाएगा जो पूर्ण रूप से डिजिटल होगा, है ना दोस्तों। तो यही आपसे कहा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया जाएगा पूर्ण रूप से डिजिटल बैंक इजराइल में। तो याद रखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें कुछ डिटेल्स बताने का क्या बताएं दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस याद रखिएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाएगा इजराइल में। वहाँ के जो वित्त मंत्रालय हैं उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अपने मतलब कि कह सकते हैं कि डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो भी ये सब काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बस यही है। तो सातवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, है ना। उम्मीद है हो ही गया होगा आपको कंप्लीट। चलिए हम लोग सातवें की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ हम छोड़ते नहीं हैं दोस्तों, जितना आपको चाहिए हम वो सब देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कभी। तो खैर चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो भी 23 अप्रैल होगा, है ना दोस्तों? 23 अप्रैल के ही दिन मनाया जाता है, सॉरी, अंग्रेजी भाषा दिवस, है ना दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। और एक और था क्या दोस्तों, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी 23 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल के दिन। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी उद्देश्य के बारे में बात करें तो कह सकते हैं वहाँ के लोगों द्वारा अपने इतिहास, संस्कृति की उपलब्धियों के लिए मतलब जागरूक बनाने के लिए इसे मनाया जा रहा है, किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार जो है 23 अप्रैल 2010 को मनाया था अंग्रेजी भाषा दिवस, 2010 से ही शुरू किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को हिंदी कामकाजी भाषाओं में कह सकते हैं कि 2 कामकाजी भाषा है, तो उसमें कह सकते हैं कि अंग्रेजी है। तो उसी सब के लिए देखते हुए इसे कह सकते हैं 2010 से शुरू किया गया और मनाया जाने लगा। तो हर वर्ष अब 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 8वां जो हम लोगों का प्रश्न है, 8वां हम लोगों का है कि अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ, याद रखिएगा दोस्तों, यही इसमें आपको मेन है। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वह है राकेश शर्मा। हाँ दोस्तों, राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में। तो इनके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, राकेश शर्मा को। तो देखिए दोस्तों, ये जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिलहाल तो नियुक्त किए ही गए हैं। शर्मा इससे पहले 2019 में चुने गए थे, 2019 में भी चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में। तो कह सकते हैं यह पीटी एस्ट्रा इंटरनेशनल टीवी के निदेशक के जोहान लोमन और कार्यकारी उपाध्यक्ष जो पीटी एस्ट्रा होंडा मोटर है उसके इंडोनेशिया का है, तो उसका स्थान भी लेंगे। 2019 में ये उपाध्यक्ष के रूप में आसीन थे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, उपाध्यक्ष थे। ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में, तो ये 2019 में उपाध्यक्ष थे, लेकिन 2020 में अब अध्यक्ष बन चुके हैं, बस यही है अंतर। तो याद रखिएगा, वो 2019 में उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब अध्यक्ष बन गए। तो बस ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पिछली बार गड़बड़ हो गया, तो याद रखिएगा बस यही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है 8वें प्रश्न आपका हो गया होगा कंप्लीट। तो बस यही है, चलिए हम लोग 9वें की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश के कानून निर्माताओं ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग बनाने के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, भांग की खेती करना कानूनी अपराध है। तो इन सब चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि जो उद्देश्य बताया गया है वो है औषधि बनाने के लिए, कोई दवा बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए इसे वैध करार कर दिया गया है। तो किस देश के द्वारा किया गया दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखें इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा वो लेबनान होगा। हाँ दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो लेबनान है। तो लेबनान ही है दोस्तों जो फिलहाल भांग की खेती के लिए वैध करार दे दिया गया है औषधीय रूप को देखते हुए कि औषधि बनाने के लिए। तो याद रखिएगा लेबनान ही है। तो लेबनान भांग की खेती को वैध बनाने वाले कह सकते हैं कानून की मंजूरी दे दिया है। यह निर्णय जो है लेबनान को भांग की खेती को वैध बनाने वाले पहला अरब देश भी बनाता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि यह राज्य को भांग जो कि बेका में, इसका एक जगह बेका में दशकों से अवैध रूप से उगाया जाता था, लेकिन अब वैध कर दिया गया, तो कह सकते हैं व्यापार का एकमात्र मालिक भी हो गया है वहाँ के लोग, वैध करार कर दिया गया है। तो यही है, याद रखिएगा लेबनान। चलिए हम लोग 10वें की ओर यानी कि लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न जो हम लोगों का है, लास्ट है दोस्तों हम लोगों का। लास्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किसने इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? उरी लेवाइन है इजराइल के एक नागरिक हैं दोस्तों, जिन्हें कि भारत की कोई कंपनी है जो
जो कि स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है अपने कंपनी में, है ना। तो याद रखिए इसका जो है उत्तर होगा वो इंडिया का जो है कंपनी इन्फोसिस। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ही है जो इजराइल के जो उरी लेवाइन है, उनको नियुक्त किया है अपनी कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में। तो इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा इन्फोसिस। देखिए दोस्तों, बोर्ड ने 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी जो है 3 साल की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में उरी लेवाइन को नियुक्त किया है अपनी कंपनी में इन्फोसिस। लेवाइन ट्रैफिक नेविगेशन ऐप वे जिसे जून 2013 में गूगल द्वारा $1.1 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो उतना में अधिग्रहण किया था। तो उसके कह सकते हैं सह-संस्थापक में से एक भी थे। सह-संस्थापक जो हैं उनमें से एक हैं, यानी कह सकते हैं जो सह-संस्थापक भी थे ये। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्फोसिस ने अपनी कंपनी में इसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। बस यही है इनकी डिटेल्स, तो याद रखिएगा इन्फोसिस। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपका 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। देखिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास कीजिए ये एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे देखना मत भूलिएगा, इसको कवर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।